रिसेंटली जो चल रहा है सीज फायर युद्ध विराम जी, उसके बारे में मंडेन और आपकी स्टडीज क्या कहती है? आने वाला समय थोड़ा सा और ज़्यादा निराशा लेकर के आएगा और ज़्यादा डिस्टर्बेंस लेकर के आएगा। क्या ये विश्व युद्ध की शुरुआत है या ये विश्व युद्ध की घटना है? ये अल्प विराम है या पूर्ण विराम? नहीं, आपका ये क्या मानना है? छोटा सा कॉमा अल्प विराम ही है, पूर्ण विराम नहीं है। और ये क्लियर है कि आने वाले 7 से 8 महीने में भी परेशानियां बढ़ती जाएंगी और ये स्थिति पाकिस्तान के लिए ज्यादा नकारात्मकता लेकर के आती है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स काफी ज्यादा शुरू होने वाले हैं। सेना और सरकार के बीच में विद्रोह और जनता का विद्रोह साथ में देखने को मिलेगा। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, 100% ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज सटनली चेंज हो रहा है। सटनली। व्हाट यू मीन टू से दैट आने वाले समय में हम यूएसए का डिक्लिनेशन देखेंगे, 100% नीचे आते हुए और चाइना को ऊपर आते हुए चाइना को। देखेंगे। मैं आपको एक ऐसी इक्वेशन बता रहा हूँ जो शायद आज तक एग्जिस्ट नहीं करती, बट एक्चुअल वर्ल्ड वॉर विल स्टार्ट आफ्टर 2070 ओके, एंड दैट विल अ बिग डिजास्टर इन द वर्ल्ड, अ बिग डिजास्टर। वहाँ पे दुनिया बदलेगी। हम एक नए एरा में शिफ्ट हो रहे हैं आने वाले 10 सालों में। अभी ये 2025 की जो वर्षा ऋतु रहेगी वो किस तरह की रहेगी? ऐसी वर्षा, एक ऐसा पानी बरसेगा जो कि बाढ़ के समक्ष रहेगा। 2 तरह के योग बनेंगे, एक तरफ अकाल सूखा रहेगा और एक तरफ अतिवृष्टि होगी। किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। आप क्या देखते हैं? ये समय रूल्स एंड रेगुलेशंस का समय है। गलत चीज जो देखने को मिलती है वो है सभ्यता का खत्म होना, संस्कृति का खत्म होना। यहाँ पर सरकार को कुछ बहुत ज्यादा ठोस निर्णय लेने होंगे। यही डर है। मिथुन में जब देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं तो ये मीडिया को या तो बदल देंगे और या काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस के साथ मीडिया चलेगा। इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन आप कैसे करते हैं? ये बहुत सारे लोगों को बनाएगा और बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रॉय करेगा। आने वाली स्थिति में चीजें जो है वो मार्केट में क्लैश करते हुए नजर आएगी। गोल्ड प्राइस यहाँ से अभी जहाँ पर है ऑल टाइम हाई, वहाँ से कहाँ जाएगी? गोल्ड ऊपर जाएगा। दैट टाइम गोल्ड के स्ट्रक्चर्स बदलना शुरू हो जाएंगे। लैंड के रिलेटेड भी कोई बहुत बड़ी अप्रिय घटना होती हुई दिख रही है। जैसे एक जमाने में जो अर्थक्वेक्स हुए थे, उस तरह की इवेंट्स भी होने की संभावना है। राइट। आप एआई को कहाँ पर देखते हो? ये बहुत ही अति विनाशकारी समय आने वाला है भारत के लिए। भारत 3 तरह से गिरेगा यहाँ पर। ओम नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। नमस्कार। आज का ये जो पॉडकास्ट है बड़ा ही खास रहने वाला है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र की 3 ब्रांचेस होती है: सिद्धांत, संहिता और होरा। ज़्यादातर जो प्रचलित है वो है होरा। होरा का अर्थ ये कि व्यक्ति की इंडिविजुअल कुंडली में क्या होगा। सिद्धांत का अर्थ ये है कि आज किसी ने बोल दिया कि आज पूर्णिमा है या फिर आज एकादशी है, तो वो तय कौन करेगा? वो कैलकुलेटिव जो पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का, उसको कहा जाता है सिद्धांत। लेकिन एक दूसरा पार्ट इसको कहा जाता है संहिता, जिसको वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है मंडेन एस्ट्रोलॉजी, मेदनीय ज्योतिष, जिसके ऊपर बात करने वाले बहुत ही कम विद्वान हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ रोहन जी यहाँ पर उपस्थित है। वेलकम रोहन जी टू कार्मिक कन्वर्सेशंस। एंड एज आई नो दैट योर एक्सपर्टीज इज मोर टूवर्ड्स मंडेन एस्ट्रोलॉजी। तो जब हम मंडेन की बातें करते हैं, लोग वीडियोस तो देख लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये मंडेन का वीडियो है या फिर होरा का वीडियो है या फिर सिद्धांत का वीडियो है। आप कैसा डिफ्रेंशिएट करते हो? मंडेन एस्ट्रोलॉजी हम बेसिकली 3 चीज़ें स्पेसिफिकली कही जाती है: देश, काल और पात्र। एक इंसान से हटकर परे एक ऐसी गणना जो कि आपके देश के बारे में हो सकती है, आपकी प्रकृति के बारे में हो सकती है, आपके आसपास के एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकती है, किसी देश की सत्ता के बारे में हो सकती है, युद्ध के बारे में हो सकती है या विश्व के बारे में हो सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आकाशीय घटनाओं का भी वर्णन
आपके मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में आ जाता है Definitely. कि तारों का टूटना और बारिश का होना, सही बात। और बारिश के होने के बाद बारिश हो ऊपर से रही है बट नीचे बाढ़ का आना भी आपका मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। नहीं, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है रोहन जी दैट संहिता पार्ट जिसको कहा गया, तो जब हम उसकी डेफिनेशन को थोड़ा तोड़ते हैं तो संहिता अर्थात एज ए कलेक्टिव हम सब के ऊपर ग्रहों की इफेक्ट क्या होगी, दैट इज संहिता, राइट। और वही हम आज उसके बारे में ही बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत मेरा खुद का मानना है कि मैंने बहुत कम वैसे ऑथेंटिक लोगों को देखा है, एंड यू आर वन ऑफ देम, सो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग हियर। और जैसे अभी आपने बताया दैट अभी तो भारत में वर्षा ऋतु आएगी, राइट। और सो कैन वी ये बताना पॉसिबल है कि इस तरह अभी ये 2025 की जो वर्षा ऋतु रहेगी वो किस तरह की रहेगी? हाँ बिल्कुल, वर्षा में एक ग्रह जिसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है वो है गुरु, देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति अभी आज और कल ही में ट्रांजिट मोड में है, वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में जा रहे हैं, और मिथुन का बृहस्पति अतिचारी गति के साथ जब आगे बढ़ेगा तो ये वर्षा जो है ये उपजाऊ वर्षा नहीं होगी। इसमें कहा जाता है कि एक ऐसी वर्षा, एक ऐसा पानी बरसेगा जो कि बाढ़ के समक्ष रहेगा, और उस पानी में दो तरह के योग बनेंगे, एक तरफ अकाल सूखा रहेगा और एक तरफ अतिवृष्टि होगी। इस वजह से इस साल ये बिल्कुल एक अच्छी इक्वेशन मैंने देखी थी कि किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है, क्योंकि फसलें नष्ट होने के, अभी आप देखिए मई का महीना चल रहा है, टेम्परेचर जहाँ 40-45 होना चाहिए था वहाँ पे राजस्थान में पिछले 8 दिनों से तेज़ बारिश आ रही है। कल ही की न्यूज़ आई थी, एक सज्जन है मिलने वाले, दिल्ली से कह रहे थे कि ओलावृष्टि हुई है। अब इस मई के महीने में अगर देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल इसी तरह से अगर दिखा रहे हैं तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि आगे प्राकृतिक घटनाओं का या बारिश की वजह से, पानी की वजह से परेशानियों का दौर शुरू हो चुका है, और ये पानी इस बार मौसम में दक्षिणी दिशा को ज्यादा परेशान करेगा। अच्छा। क्योंकि दक्षिणी दिशा, जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, दक्षिण दिशा को हाईलाइट करेंगे और एक्टिव करेंगे। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, खासकर दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व की तरफ पानी की वजह से परेशानियां बढ़ते हुए नजर आएगी। तो इस वजह से बारिश कहीं कहीं काफी ज्यादा निराश करने वाली ज्यादा रहेगी 2025 में। अभी जब हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, देन यू रेज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑल्सो, उससे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपने बोला था दैट हिंदुस्तान को आज़ादी मिली 1947, राइट? तो उससे पहले क्या हुआ करता था, वैसा आपको कुछ प्रश्न आता, राइट? सो कैन यू जस्ट फ्रेम द एंटायर क्वेश्चन? एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मेरे दिमाग में हमेशा आता था जब मैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी को पढ़ रहा था, कि सारी बुक्स, सारे रेफरेंसेस जो बात के प्रिंट आउट हैं वो सारे 1947 भारत की कुंडली को रिप्रेजेंट करते हैं, 15 अगस्त के उससे 14 अगस्त पाकिस्तान, 15 अगस्त भारत। बट उससे पहले की किसी कुंडली में, किसी रेफरेंस में ये मेंशन नहीं किया गया था कि दिस पर्टिकुलर कुंडली विल वर्क फॉर डिवाइडेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर अर्थ। जमीन का टुकड़ा बटेगा, और वो कब और कैसे बटेगा और कौन से ग्रह उसके पीछे काम में आएंगे, इसका आधार किस कुंडली पर रखा गया है। दो चीजें थी आई थिंक रोहन जी, मैंने जो अपनी एज आई टोल्ड यू दैट हमारी परंपरा थोड़ी पुरानी रही, क्योंकि सालों से एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ जहाँ पर कर्मकांडी ब्राह्मण ज़्यादा थे। सो एक डेटा रिकॉर्ड करने की सिस्टम थी हमारे वहाँ। सो जो मैंने देखा था दैट इन मस्ट बी अराउंड 1889 और 89, ऐसे बहुत सालों पहले की बात है। तब किसी ने ऐसा ही प्रश्न पूछा था मेरे दादा के दादा के दादा को कि यदि ये है देश काल, ये समय है, तो इसमें क्या हो सकता है। ड्यूरिंग दैट टाइम उन्होंने उसके लिए प्रश्न कुंडली को देखा था, लेकिन फिर वहाँ पर 2-3 इंटरेस्टिंग रेफरेंसेस भी थे। ये कहा गया मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में कि जब आपका देश आप दिखा नहीं सकते, दैट मीन्स दिस इज इंडिया, इतना पार्ट जो है भूखंड वो भारत है, वो जब आप नहीं दिखा पाते तब जो राजा का परिवर्तन होता है, दैट मीन्स अभी राजा था कोई, जैसे अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। अब मान लीजिए मोदी जी की तीसरी दफे या चौथी दफे जब भी उनकी टर्म खत्म होगी, उसके बाद जब वो शपथ लेंगे, उस समय की कुंडली को देख के तय करना चाहिए कि जितने देश के ऊपर इस राजा का राज है उसमें ये घटनाएं होंगी। तो इस तरह से राज्य प्रस्थापन कुंडली जब अवेलेबल ना हो, जब राज्य का विस्तार आपको पता ना हो, तब राजा का शपथ ग्रहण का समय लेकर
आपको देखना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में मैंने भी पढ़ा है और जो हमारी पुरानी बुक्स थी उसमें भी मैंने पढ़ा है। आई होप कि ये आपको नहीं, ये बिल्कुल आंसर आपने मिला सही होगा। बताया है। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ साथ में कि मैंने अपने रिसर्च में क्या पाया था। 2 चीज़ें और इसमें होती हैं। एक होती है तिथि प्रवेश चार्ट, ओह यस, जिसको हम सबसे ज़्यादा प्राइमरी फेज पर देखते हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में, एब्सोल्युटली क्योंकि तिथि प्रवेश चार्ट आपको बता देता है कि आने वाली स्थिति में किस तरह से ग्रहों का माध्यम रहेगा। और एक होता है ग्रहण कुंडली। ग्रहण कुंडली इतनी ज़्यादा पावरफुल इक्वेशंस आपको दिखाती है। ग्रहण कुंडली से आपको ये पता चल जाएगा कि इस देश में इस जगह पर क्या घटनाएं किस तरह से आने वाले समय में घटने वाली है, क्योंकि ग्रहण कुंडली 15 दिन से लेकर के 3.5 साल तक की घटनाएं को रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। ट्रू। तो प्रश्न कुंडली जैसे आपने बताया, शपथ कुंडली जो भी राजा की है, और उसके बाद ग्रहण कुंडली और तिथि प्रवेश, ये एक हायरार्किकल पूरा स्ट्रक्चर बनता है। फैंटास्टिक। और उसके आधार पर हम मुंडेन को आगे लेकर के चलते हैं। पाक्षिक कुंडली को महत्व देना चाहिए? पक्ष कुंडली को बिल्कुल महत्व देना चाहिए। आप कितना देते हो? मैं पूरा बिल्कुल, क्योंकि फुल मून और न्यू मून जब भी एक विषन बनती है, आप कई वीडियो में मेरे देख सकते हैं कि मैं किस तरह से जब आने वाले समय को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्योंकि पूर्णिमा जैसे जैसे नज़दीक आएगी, एनवायरनमेंट में एक डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको पॉजिटिव और नेगेटिव ग्राफ के बीच में। और अमावस्या जैसे जैसे नज़दीक आएगी, चीज़ें थोड़ी सी डल होती जाएगी। नकारात्मकता नहीं होती, बट चीज़ें डल ज़्यादा होती है। हाँ, परिवर्तन है इसीलिए। और वही एक ठहराव और एक उछाल, ये हमें प्रकृति में और देश और दुनिया की घटनाओं में देखने को मिलता है। ओके, इंटरेस्टिंग। ये अभी रिसेंटली जो चल रहा है, सीज फायर एंड युद्ध विराम जी, उसके बारे में मंडेन और आपकी स्टडीज क्या कहती है? सीज फायर के बारे में और इसके बारे में एक बड़ी अच्छी सी घटना है। मैंने अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जब मैं अप्रैल के महीने को कैलकुलेट कर रहा था। मार्च के महीने में आई वॉज डूइंग कैलकुलेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, एंड आई वॉज क्लियरली स्टेटमेंट और सेंटेंस की इस महीने में एक आतंकवादी घटना यहाँ पर दिखाई देती है। और जब वो आतंकवादी घटना हमें देखने को मिली, तो ये एक मैं और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि कोई भी ग्रह जब भी कोई प्लैनेट ट्रांजिट करता है, तो वो समय से पहले अपने प्रभाव छोड़ना शुरू कर देता है। और यही हमने देखने को मिला शनि और राहु के कंजक्शन का प्रभाव। कि ये एकदम से 26 लोगों का जो इक्वेशन हमें देखने को मिला। जैसे जैसे हम आगे गए, शनि और राहु की युति हुई, और शनि और राहु की युति के ठीक पहले ग्रहण भी देखने को मिला। उस ग्रहण के प्रभाव से ये पता चल चुका था कि आने वाले 3.5 महीनों का समय काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला समय है। और उसमें भी नियरेस्ट ग्रहण, क्योंकि एक महीने में ही 15 पक्ष के दिन में ही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की इक्वेशन का मिलना, ये भी दिखाता है कि आने वाला समय थोड़ा सा और ज़्यादा निराशा लेकर के आएगा, और ज़्यादा डिस्टर्बेंस लेकर के आएगा। और यहीं से हमने आतंकवादी घटनाओं की इक्वेशंस और एक डिस्टर्बेंस की इक्वेशंस को देख लिया। सवाल ये आ रहा था कि क्या ये युद्ध की घटना है, क्या ये विश्व युद्ध की घटना है? क्योंकि एक छोटी सी लड़ाई, एक युद्ध और एक विश्व युद्ध में बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं। बहुत 2023 के आसपास जब यूक्रेन और रशिया में प्रॉब्लम चल रही थी, तब भी मेरे पास एक सवाल था कि क्या ये विश्व युद्ध की शुरुआत है या ये विश्व युद्ध की घटना है। उस समय भी बड़ा क्लियर इक्वेशन था कि ये विश्व युद्ध नहीं है, ये 2 देशों का कॉन्फ्लिक्ट है। और कॉन्फ्लिक्ट को युद्ध में कन्वर्ट ना किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और वही यहाँ पर आज सीज फायर वहाँ पर भी हमें देखने को मिला। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग इक्वेशन है कि जब चंद्रमा शनि के रेफरेंस में आएगा और शनि के साथ एक कम्युनिकेशन क्रिएट करेगा, तब सीज फायर की इक्वेशन बनना शुरू हो जाएगी। अच्छा। और चंद्रमा का शुक्र और शनि के साथ एक साथ रेफरेंस में आ जाना, ये एक स्ट्रॉन्ग सीज फायर को दिखाता है हमेशा। ओके। और जिस समय पर सीज फायर अनाउंस हो रहा था, उस समय चंद्रमा तुला राशि में गोचर कर रहा था और शनि से पहले ही वो बैठा हुआ था। दैट इज अगेन एक अच्छी इक्वेशन में यहाँ पर आता है कि सीज फायर एक इंडिकेशन यहाँ पर देखने को मिला। भारत और पाकिस्तान के सीज फायर के कुछ ही समय के बाद यूक्रेन और रशिया की तरफ भी सीज फायर की इक्वेशन देखने को मिली। इट मीन्स कि एक सीज फायर का काल चल रहा था, ये युद्ध का काल नहीं चल रहा था। ये अल्प विराम है या पूर्ण विराम? नहीं, ये छोटा सा कॉमा अल्प विराम ही है, पूर्ण विराम नहीं है अभी। क्योंकि 8 महीने की इक्वेशन तो है, दोनों देशों के बीच में किसी तरह के समझौते की नहीं होगी। 8 महीने तक का समय ग्रहण कुंडली से हमें पता चल जाता है कि आने वाले 8 महीने भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्टर्बेंस लेकर के ही आएंगे। इवन आज हमारी बातचीत से ठीक पहले मैं देख रहा था कि भारत ने पाकिस्तान को आई थिंक बाहर जाने के लिए कह दिया था, जो पाकिस्तान का ऑफिस जो भारत में है।
तो 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें खाली करने के लिए कह दिया था। ओके। तो अगेन एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन भारत ले रहा है यहाँ पे, और ये क्लियर है कि आने वाले 7 से 8 महीने में भी परेशानियां बढ़ती जाएंगी। इंटरेस्टिंग। इवन अभी अगर थोड़ा सा हम आगे ब्रीफ देखें तो 18 तारीख से ले जब राहु और केतु का ट्रांजिट होगा, उस समय से लेकर के जब तक मंगल अलग नहीं हो जाते कर्क राशि से, तब तक की स्थिति भी दोनों के बीच में काफी ज्यादा खराब रहेगी। और ये स्थिति पाकिस्तान के लिए ज्यादा नकारात्मकता लेकर के आती है, क्योंकि सीज फायर की जो इक्वेशन थी वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव इक्वेशन नहीं थी। वहां पे अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स काफी ज्यादा शुरू होने वाले हैं। और जिसकी वजह से सेना और सरकार के बीच में विद्रोह और जनता का विद्रोह साथ में देखने को मिलेगा। क्या बात है। तो ये इक्वेशन हमें, इसके इंडिकेशन हमें मिल सकते हैं आफ्टर 20th ऑफ मई एंड फर्स्ट वीक ऑफ जून। क्या बात। तो ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जब हम पढ़ते हैं ना, हमने एक वीडियो भी बनाया था इसके बारे में, दैट हाउ एस्ट्रोलॉजी एंड हाउ मंडेन कैन डू वंडर्स। तो ज़्यादातर लोगों को तो पता ही है, लेकिन जब ये तय हुआ दैट अब भारत और पाकिस्तान होंगे, राइट, तब जैसा हम सबको पता है दैट पाकिस्तान चाहता था कि मस्ट बी इंडिपेंडेंट हो जाए वो भारत से पहले। ऑप्शन दिया गया था 14, 15 और 16 का ऑप्शन दिया गया था। राइट। फिर आगे जाके कहा गया नहीं, 14 और 15 दो ही ऑप्शन है, या फिर ये कहा गया कि ये 24 घंटा का ही ऑप्शन है अपने पास। राइट। तो ऑफकोर्स यहाँ के जो थे वो तो, मतलब पाकिस्तान के जो लोग थे वो तो मानते ही नहीं थे उतने एस्ट्रोलॉजी में, तो उन्होंने इंडिपेंडेंस ले लिया। फॉर्चुनेटली हमारे वहाँ वो चलन था। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम ऑफ द बुक, लेकिन एक किसी ने बुक लिखी है, मेरी वीडियो में वो बात भी मैंने पूरी लिखी हुई है, दैट उन्होंने जाके एक पंडित जी से, सूर्य नारायण जी ऐसा कुछ था, जिनको आगे जाके पद्मश्री भी मिला भारत तरफ से। तो उन्होंने एक स्पेसिफिकली टाइम निकाला दैट रात को 15 तारीख को मिडनाइट 12 बजे, राइट, और उसके 20 मिनट पहले और उसके 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, एक घड़ी पहले एक घड़ी बाद, वो जो समय काल था, यदि उसमें भारत ने इंडिपेंडेंस लिया तो ही भारत अखंडित रहेगा। अन्यथा उसमें भी कभी कभार डिक्टेटरशिप आ जाएगी, या फिर कभी कभार लॉट्स ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी। एंड दैट्स व्हाई तब के जो सत्ताधीश थे वो इसमें नहीं मानते थे, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी जी भी। लेकिन फिर ये कहा गया कि मानने में हर्ज भी क्या है, मानने में। गांधी जी ने ये कहा था स्पेसिफिकली कि आई डोंट बिलीव बेसिकली। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि यदि इतना करने से भारत देश को आगे जाके बड़ा लाभ होने की संभावना है, तो मैं मेरी बिलीफ सिस्टम को साइड में रखता हूँ। आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी पर्सनली, बट लेट्स से कि यदि आपका ये कहना है कि इतना करने से देश को आगे जाके फायदा होगा, तो चलो करते हैं। ओके, दैट्स व्हाई वी टुक फ्रीडम एट मिडनाइट। ओके, ये रीजन था हमारा। सो सिर्फ और सिर्फ समय की इतनी गणना से भी इतना बड़ा फर्क हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन फिर उसमें एक इंटरेस्टिंग बात फिर आ गई, क्योंकि उस समय काल में जब हमने वो ले लिया, तो उसमें एज यू नो भारत की कुंडली में 3rd हाउस में इतने सारे प्लैनेट्स हो गए, राइट। तो ऑलवेज स्ट्रगलिंग विद द नेबर्स। बिल्कुल हो गई होगा, नेबर्स के साथ हम बिना झगड़ा किए रह ही नहीं सकते। देयर यू आर। और दूसरा जो हो गया वो गया मीडिया, बिकॉज 3rd हाउस मीडिया। सो मीडिया भी हमारा यदि देखो तो इतना बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो चुका है समय के साथ साथ मीडिया। और अभी क्योंकि यही डर है, मिथुन में जब देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं, तो ये मीडिया को या तो बदल देंगे और या काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस के साथ मीडिया चलेगा। इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। आप क्या देखते हो? बदलाव की संभावनाएं तो पूरी है, क्योंकि ये समय रूल्स एंड रेगुलेशंस का समय है। ये समय एक बहुत गलत चीज जो देखने को मिलती है वो है सभ्यता का खत्म होना, संस्कृति का खत्म होना। और संस्कृति को खत्म होने से बचाने के लिए यहाँ पर सरकार को कुछ बहुत ज्यादा ठोस निर्णय लेने होंगे। आप, क्योंकि सोशल मीडिया आज के ज़माने में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि वहाँ पे आप जाकर के एकदम फ्री होकर के कुछ भी बोल सकते हैं, और वो कुछ भी बोलने वाली जो चीज़ है उस पर अब रिस्ट्रिक्शंस आने के चांसेस यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 अच्छी चीज़ें हैं। शनि जब तक देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे हैं तब तक वो चीज़ों को बनाने का और न्याय को स्थापित करने का काम करेंगे, क्योंकि शनि के पास सिर्फ 2.5 साल का समय है। उसके बाद मेष में आने के बाद ये होना नहीं है, डेबिलिटेड हो जाएगा, नीच का हो जाएगा। और मेष से कर्क तक के बीच में शनि के पास उतने स्कोप नहीं मिलते कि वो काम कर पाए, जितना उसको बाद में ज्यादा मिलते हैं जब वो कुंभ पर अपनी दृष्टि वापस देगा। तो इसीलिए, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति
मिथुन में आते हैं और शनि मीन में आता है, तो ये एक सभ्यता को स्थापित करने का समय बनता है, एक रिलीजन को स्थापित करने का समय बनता है, न्याय को स्थापित करने का समय बनता है, करेक्शन ऑफ एनीथिंग और करेक्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग लॉ यहाँ पर देखा जाता है। यहाँ पर थोड़ा एक दो प्रश्न और भी पूछना चाहूँगा। जी, जी। दैट जब ये मंडेन की बातें करते हैं तो बड़े बड़े प्लैनेट्स के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि राहु रहेंगे तो 18 मंथ्स के लिए रहेंगे, गुरु रहेंगे तो 1 साल के रहेंगे, जी। शनि रहेंगे तो 2.5 साल के रहेंगे। व्हाट अबाउट द अदर स्मॉल प्लैनेट्स? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे बताता हूँ कि आई पर्सनली बिलीव मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है मर्क्यूरी का। हाँ, बुध जितना छोटा है उतना ही खतरनाक है। ओके। इन ईच एंड एवरी इंसिडेंट ऑन द अर्थ मर्क्यूरी के इन्वॉल्वमेंट के बिना वो नहीं हो सकता। कोई भी बड़ी घटना, आप स्ट्रक्चर देखिएगा, कोई भी बड़ी घटना जिसमें कई सारे लोगों को नुकसान हो रहा है, वहां पे मर्क्यूरी का इन्वॉल्वमेंट आएगा ही आएगा। तो इसीलिए सबसे पहला टारगेट रहता है मर्क्यूरी। ओके। तो बृहस्पति और शनि बहुत बाद में शुरुआत होती है मर्क्यूरी के साथ। और मर्क्यूरी के साथ लूप में चंद्रमा हमेशा चलेगा, बिकॉज फास्ट मूविंग प्लैनेट है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। तो चंद्रमा हमेशा लूप में रहता है। एंड मर्क्यूरी के साथ सूर्य और शुक्र दोनों ऐड हो जाते हैं। और इधर मर्क्यूरी, जैसे हम अभी मीडिया की बात कर रहे थे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मर्क्यूरी के ही घर में जा रहे हैं और उधर मर्क्यूरी पीछे पीछे अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी कम्युनिकेशन दोनों के बीच में हो सकती है कि आप मेरे घर को देखो तो मैं आपके घर को भी देख पाऊंगा। तो एक अच्छी इक्वेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड इसीलिए अभी जो पहलगाम में घटना घटी उसमें मर्क्यूरी का बहुत बड़ा रोल था। सीज फायर में मर्क्यूरी का बहुत बड़ा रोल था। और आने वाले समय में घटने वाली घटनाओं में भी बुध सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट में काउंट किया जाता है। क्या बात है। बुध के साथ शुक्र अगर मिल जाए तो पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा, और बुध के साथ अगर शुक्र मिल जाए तो एक प्रगति की तरफ का रास्ता खोल देगा। और वहीं पर बुध के साथ अगर शुक्र ना मिले और बुध के साथ कोई दूसरा प्लैनेट मिल जाए और शुक्र को खराब कर दे, तो वहां पर वो डिमोशन का काम ज्यादा कर देगा। और इसीलिए रशिया की तरफ अगर आप देखेंगे तो मर्क्यूरी और वीनस पॉजिटिव चल रहे थे, जबकि यूक्रेन की तरफ वही मर्क्यूरी और वीनस नेगेटिव चल रहे थे। और इसीलिए वहां डिमोशन और यहाँ हमें पॉजिटिविटी देखने को मिली थी। क्या बात है। तो आई ऑलवेज से वन थिंग इन माई सेशंस ऑल्सो कि आप कभी सिंगल प्लैनेट को जज मत करो, बिकॉज एक अकेला प्लैनेट कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसको सारे प्लैनेट का सपोर्ट ना मिले। आपको अगर एक बैग भी पुल करना है तो आप एक उंगली से नहीं पुल कर पाओगे, आपको पूरे हाथ की जरूरत पड़ेगी। वैसे ही अगर प्रकृति में कोई भी घटना घट रही है, आपके जीवन में भी कोई भी घटना घट रही है, इट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईच एंड एवरी प्लैनेट एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। आप कभी ये नहीं कह सकते कि शनि की वजह से ये हुआ, गुरु की वजह से ये हुआ या सूर्य की वजह से ये हुआ। ये तो अनफॉर्चुनेटली कि अनफॉर्चुनेटली हमें ट्रांजिट की वीडियो बनाने होते हैं और हम बोलते भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये क्लियर ही करता हूँ दैट ये सिर्फ बता रहा हूँ एक प्लैनेट का, लेकिन उसके साथ बहुत सारे प्लैनेट जुड़े हुए हैं। सो ट्रांजिट को जब भी देखना हो तो आपको क्यूमुलेटिव होकर ही देखना है। इन अ वेरी सेम वे मंडेन को भी जब देखना है तो क्यूमुलेटिव देखना है। राइट। एंड दैट्स व्हाई इंटरेस्टिंगली जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ा करते थे तब हमारे, या जब मैं लोगों को पढ़ाता हूँ तब मैं ये बहुत इम्फेसिस देता हूँ कि जब ग्रह की राशि परिवर्तन की जो मूवमेंट आती है या नक्षत्र परिवर्तन की जो मूवमेंट आती है, राइट, उसकी कुंडली बनानी चाहिए और उसके आधार पर तय करना चाहिए कि स्पेसिफिकली वह ग्रह क्या रिजल्ट देगा। हाँ, क्योंकि उस प्लैनेट का काल उसी समय से शुरू हो जाएगा। अभी जैसे मर्क्यूरी का आने वाला 7 महीनों का, यहाँ से अक्टूबर तक का जब समय, जब उसकी अतिचारी गति मिथुन में रहेगी, तो यही समय डिसाइड करेगा कि मर्क्यूरी कितने बजे चेंज हो रहा है, और जब वो चेंज हो रहा है तब उस समय की कुंडली किस जगह पर ज्यादा प्रभाव दे रही है, किस देश पर। स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। राइट। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज अभी चल रही है कि ये बहुत सारे लोगों को बनाएगा और बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रॉय करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पेशेंस नहीं रखेगा वो खत्म हो जाएगा, और जो पेशेंस रख लेगा वो डेफिनेटली थोड़ा सा अपना एक लेवल अप कर पाएगा। स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन आप कैसे करते हो? मंडेन से करते हो या फिर पाक्षिक से करते हो? पाक्षिक से ज्यादा करता हूँ स्टॉक मार्केट का, क्योंकि स्पेशली वहाँ पे सूर्य के ट्रांजिट को और मर्क्यूरी के ट्रांजिट को हम ज्यादा लूप में लेकर चलते हैं। एंड उसमें भी चंद्रमा को मैं हमेशा ज्यादा एम्फेसाइज करता हूँ कि चंद्रमा किस तरफ टिल्ट कर रहा है। क्योंकि चंद्रमा का टिल्ट करना एक प्लैनेट की गति को प्रकाश भी दे देता है और डिमोलिश भी कर देता है। तो इसीलिए चंद्रमा अगर वहाँ पे ब्राइटन है तो डेफिनेटली मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाएगा। जैसे बैंक निफ्टी की एक छोटी सी बात करूँ,
बैंक निफ्टी में मर्क्यूरी और मून अगर आप ऐड कर लेंगे तो एक बड़ा अच्छा इक्वेशन आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम गोल्ड की बात कर लेंगे तो गोल्ड में सूर्य भी आएगा, देवगुरु बृहस्पति को भी हम लेंगे, चंद्रमा को भी लेंगे। और कुछ, क्योंकि मेटल की बात करी जा रही है, गोल्ड इटसेल्फ अ मेटल, आप शनि को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते वहां पे, तो वो भी वहां पर हमारा ऐड हो जाएगा। एंड आने वाले जुलाई का महीना बहुत बहुत स्पेसिफिक रहेगा शेयर मार्केट के लिए। ओके, उसका कारण, स्पेसिफिक रीजन? इसका स्पेसिफिक रीजन ये रहेगा जुलाई के महीने में कि जब अतिचारी गति पे पीक पर पहुंचेंगे देवगुरु बृहस्पति, और उस समय पर वर्ल्ड में केओस क्रिएट होगा। ये केओस अगेन एक भ्रम को लेकर के आएगा। दैट टाइम अगेन राहु विल फोर्स टूवर्ड्स टू द साउथ डायरेक्शन, और साउथ में केतु का एक्टिवेट होना और बृहस्पति का केतु के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना, ये यहाँ पर दिखाएगा कि अब आने वाली स्थिति में चीजें जो है वो मार्केट में क्लैश करते हुए नजर आएगी। एंड दैट टाइम ट्रम्प विल कम विद काइंड ऑफ अ न्यू रूल्स इन द मार्केट। तो वो अगेन मार्केट को एक फ्लक्चुएशन की तरफ टिल्ट करेगा। 15 जून के बाद से स्थिति शुरू हो जाएगी, और ये ऑलमोस्ट जुलाई का पूरा महीना कवर करेगी। क्या बात है। सो व्हाट इट मींस दैट के मार्केट और ज्यादा फ्लक्चुएट होने वाला है। ये फ्लक्चुएट होने वाला है। जो दिख रहा है कि स्टेबल हो गया, अब जा रहा है, वो छलावा है। ये छलावा है, ये बिल्कुल छलावा है, क्योंकि ये पूरा ही साल मार्केट के लिए छलावा है। खासकर 15 नवंबर तक से पहले का मार्केट पूरा छलावा ही रहेगा। इंटरेस्टिंग। इसमें डिफेंस अभी काफी अच्छा चल रहा है, डिफेंस मार्केट, और अभी कुछ ब्रेक लगेगा डिफेंस में, थोड़ा सा स्लाइटली नीचे आएगा एंड देन वापस जंप करेगा। तो डिफेंस में वो भी अच्छा लोगों को देखने को मिलेगा। ये नेताओं पर कभी कभार जो अटैक हो जाते हैं, या एसेसिनेशन किसी का हो गया, या फिर किसी का एक तरह से मान भंग हो गया, वो सब देखने के लिए क्या देखना चाहिए? राहु देखना चाहिए, शनि देखना चाहिए, या सूर्य देखना चाहिए? देखिए, किसी भी नेता के लिए सबसे पहले वैदिक शास्त्र में, क्योंकि नेता एक सबसे बड़ा पद माना जाता है उस पर्टिकुलर रीजन के लिए, उस पर्टिकुलर जगह के लिए, सबसे बड़े पद के लिए सबसे पहला प्लैनेट होता है हमारा सूर्य। सूर्य को लेकर के, और सूर्य के साथ सत्ता में जब हम काउंट करते हैं तो वहां पर हम काउंट करते हैं देवगुरु बृहस्पति को। सूर्य जब तक अच्छी चाल में है और शनि से दूर है, वहां पर सत्ता के स्ट्रांग होने के चांसेस बहुत बन जाते हैं, और चीजें अच्छी होने के चांसेस बन जाते हैं। सूर्य जितना राहु के नजदीक आएगा, ग्रहण योग में आएगा, और ग्रहण योग में जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सत्ता भंग होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। सूर्य को अगर मंगल का साथ मिल गया तो लड़ाई होगी बट सत्ता में जीत हासिल हो जाएगी, और सूर्य को अगर शुक्र का साथ मिल गया तो वहां पे बदनामी भी साथ में आ सकती है। तो ये इक्वेशंस यहाँ पर देखने को मिलती है। हालांकि इन सब चीज़ों को मैं इतना मतलब स्टडी तो करता हूँ, लेकिन कभी मैंने पब्लिकली बताया नहीं, लेकिन तो लेकिन आप बता देते हो कभी कभार। मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे हैं, तो आपका क्या मानना है? अभी जो युद्ध था उसमें लोगों ने तो बता दिया पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो जाएंगे वगैरह वगैरह। देखिए, यही वही चीज, सबसे पहली चीज जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा था उस समय कि 1947 से पहले हमारे पास क्या आधार था कि हमने ये बता दिया कि 2 टुकड़े हो जाएंगे। उस समय पर दो टुकड़े बताना बहुत मुश्किल था। अभी परिस्थितियों को देख करके ये बोलना आसान है कि 5 टुकड़े हो जाएंगे, बट जब आप ग्रहों को एक पेपर पे डाल करके देखोगे तब पता चलेगा कि ये 5 टुकड़े सिर्फ और सिर्फ दिखावा या एक कम्युनिकेशन का पार्ट हो गया, बट प्रैक्टिकली ऐसा होने वाला नहीं है। इट इज नॉट ईजी कि एक टुकड़ा भी आप काट लिया जाए। पीओके को भारत में आने में भी समय लग जाएगा, और काफी समय से समय लग रहा है, एंड आने में और समय लग जाएगा। आप ये देखिए, रशिया को कितना टाइम लगता यूक्रेन का एक टुकड़ा ब्रेक करने में, बट क्योंकि वो इक्वेशन में नहीं था, और वो इक्वेशन में नहीं था तो पावरफुल होने के बावजूद भी वो टुकड़ा नहीं ले पाया। बट अमेरिका की कुंडली में था, इसलिए अमेरिका ने एक टुकड़ा ले लिया। आप देखिए, जबकि अमेरिका ने कोई वॉर नहीं लड़ी, कोई लड़ाई नहीं लड़ी, फ्रंट पे कहीं नहीं आया, बट फिर भी उसने एक टुकड़ा ले लिया। और ये अमेरिका का एक ऐसा काल चल रहा है जो दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। तो ये पूरा एरा ऐसा है जिसमें सुपर पावर की इक्वेशंस चेंज हो रही है, एंड इस सुपर पावर की इक्वेशंस में चेंज होने में अमेरिका ये पूरी कोशिश कर रहा है अपनी साख बचाने की या अपनी पोजीशन बचाने की। क्योंकि जो ऊपर है उसको पता है कि मेरा तख्त हिलने वाला है, और जब तख्त हिलने वाला है तो बचाने की पूरी कोशिश करेगा। एंड दैट इज वेरी गुड कि ट्रम्प ने वो एफर्ट किया, क्योंकि जो बाइडेन ने वो एफर्ट नहीं किए थे। और इस वजह से जब ट्रम्प वापस आया तो उसको पता था कि मुझे किन चीज़ों पर टारगेट करना है और किस तरह से टारगेट करना है।
और अमेरिका की कुंडली में जब ट्रम्प आ रहा था तब शनि का रोल बहुत अच्छा चल रहा था, तो उसने जो चीज़ों पर फोकस किया उसके विरोध के बावजूद भी शनि ने उसका साथ दिया और वो चीज़ें आज भी स्टैंड कर रही हैं। कोई पब्लिक अब उसके खिलाफ नहीं है जितना इनिशियली पब्लिक खिलाफ थी। सो दैट इज मेकिंग हिम मोर स्ट्रॉन्ग कि आगे उसका काम चलेगा। एंड जब तक शनि मीन में है, ट्रम्प ने अगर अमेरिका को बचा लिया और अमेरिका को फिर से उसी लेवल पे लेकर चला गया जहां पे वो स्टैंड करते हैं, तो आगे की कहानी अलग होगी। अदरवाइज ग्लोबल इक्वेशंस बहुत जल्दी बदल जाएगी। आपका क्या मानना है पर्सनली क्योंकि अब पता है कि अच्छा समय कम है, ओके, और खराब समय की इक्वेशंस 2 गुना 3 गुना है। लाइक 2 साल अच्छे हैं बट 8 साल खराब है। ओके, तो जब 8 साल खराब हैं तो 2 साल में इतना स्ट्रॉन्ग कर पाना कि पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जा सके बहुत मुश्किल है। तो ये जो सालों से लोग जो बोल रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, 100% ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। सटनली चेंज हो रहा है। सटनली इसको ये सटनली चेंज होगा या ओवरनाइट हो जाएगा? नहीं, इट विल टेक 40 इयर्स। ओके, मैं आपको एक ऐसी इक्वेशन बता रहा हूँ जो शायद आज तक एग्जिस्ट नहीं करती। आई बिलीव हम जो अगर एक वर्ल्ड वॉर देख भी लेंगे अभी, तो इट विल नॉट बी एक्चुअल वर्ल्ड वॉर। ओके, मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में लेके चलता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एग्जैक्टली उतना ज्यादा डिजास्टर नहीं था जितना सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने जियोपॉलिटिकल चीजों को चेंज कर दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने वो चीजें चेंज नहीं करी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक टाइम के बाद स्टॉप हुआ, बट देश आजाद हुए, दुनिया बदल गई, प्रकृति बदल गई, नेचर बदल गया, रहन सहन बदल गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। सो एक अभी हो जाए जिसकी चांसेस बहुत कम है, बहुत कम। आई विल सिर्फ एक छोटा सा डाउट, शनि का रोहिणी नक्षत्र, that is the only thing is indicating towards to the world war. Otherwise there is no any specific calculation for specific a big world war. छोटे छोटे क्राइसिस चल सकते हैं। शनि के रोहिणी को अगर अच्छे से निकाल दिया जाए, नक्षत्र भेदन कहते हैं, नक्षत्र भेदन, राइट। और उसमें क्योंकि एक योग बनता है, शनि रोहिणी में अकाल दे करके जाएगा। अकाल अगर प्रकृति ने दे दिया तो डिजास्टर नहीं होगा, न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा। बट अगर प्रकृति ने नहीं दिया तो न्यूक्लियर की तरफ से अकाल आने के चांसेस भी बनेंगे। सो दैट इज द ओनली इक्वेशन जहां पे मुझे लगता है कि कुछ हो सकता है। 30-32 के आसपास, 28 से 32 का इक्वेशन रहेगा। बट एक्चुअल वर्ल्ड वॉर विल स्टार्ट आफ्टर 2070। ओके, एंड दैट विल अ बिग डिजास्टर इन द वर्ल्ड, अ बिग डिजास्टर, क्योंकि वहां पे जगह बदलेगी, वहां पे दुनिया बदलेगी, वहां पे टुकड़े वाकई में हो जाएंगे। इस तरह के योग बनते हैं और वो एक बहुत बड़ी इक्वेशन है। वहां से 250 साल का एक युद्ध चलेगा, आप ये मान के चलें। इंटरेस्टिंग। ये बिल्कुल, अगर मैं थोड़ा और पीछे आपको लेके जाऊं तो 1600 से लेकर के 1947 तक आप लेकर के चलें, एक एरा था युद्ध का। उसमें हर एक जने ने लड़ाई लड़ी है, हर राजा लड़ा है। 1600 से पहले दूसरे देश में नहीं जाना था लड़ाई के लिए, हम अंदर ही थे, सेफ थे, आराम से चल रहे थे। 1600 से एक एरा शुरू हुआ जब शनि और गुरु का एक मिलन हुआ था उस समय। एंड दैट टाइम एक ऐसा योग बना, वो भी 248 ईयर्स के आसपास का एक योग था। उस योग में एक राजा दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया, दूसरों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। विस्तारवाद की जो नीति शुरू हुई थी वो वहां से शुरू हुई। उसके बाद 1947 के बाद विस्तारवाद बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो चुका था। हम सभी अपने देश को और ज्यादा परिपक्व करने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे थे, या स्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे। आज वो लेवल आ चुका है कि हर कंट्री स्टैंड हो चुकी है। ऑलमोस्ट सारी कंट्री स्टैंड है। किसी को भी अब वापस से जरूरत नहीं है स्टैंड होने की। अब अति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और अति हमेशा निराशा लेकर के आती है, क्योंकि अति के बाद ही डिस्ट्रक्शन है। और ये अति यहाँ से स्पेस में जाएगी 2070 से पहले के एरा में। तो डेफिनेटली एक अलग युग की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए युद्ध, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, स्पेस में जो जगह बनाने के लिए, एग्जैक्टली। जैसे मान लीजिए मंगल के लिए बिल्कुल युद्ध होगा, चंद्रमा के लिए युद्ध हो सकता है, मंगल के लिए युद्ध हो सकता है। मोदी जी ने लास्ट उनके उसमें कहा था कि 2040 तक इंसान हमारे देश से चंद्रमा पर चला जाएगा। एंड धीरे धीरे जिस तरह से अमेरिका आगे बढ़ रहा है, रशिया आगे बढ़ रहा है, चाइना ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है, वहाँ पर हम एक नए एरा में शिफ्ट हो रहे हैं आने वाले 10 सालों में। और ये एरा पूरा ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल एरा कहलाएगा। और इस क्योंकि राहु जब तक कुंभ, मकर, आपका धनु और वृश्चिक में रहेगा, तब तक वो टेक्नोलॉजी को इतना एडवांसमेंट कर देगा कि हम शायद भूल जाएंगे कि हम आज क्या करते हैं।
हाँ, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी पे इतने डिपेंड हो जाएंगे कि सारी चीज़ें विदाउट टेक्नोलॉजी हम कर ही नहीं पाएंगे। ऑलरेडी हम उस तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। ट्रू। एंड वहाँ से 2070 तक के बीच में विस्तारवाद बहुत बड़े लेवल पे चला जाएगा, अति जिसको हम कहते हैं। यस यस। और वो डिस्ट्रक्शन का समय शुरू होगा, क्योंकि अब आप लड़ाई करने के सिवा कुछ नहीं कर पाओगे। टाइम ही टाइम है। टाइम ही टाइम है और एकाधिकार करना है। ओके। आप शांति से नहीं बैठ पाओगे। एकाधिकार पॉसिबल भी है क्या? पॉसिबल नहीं है इन दिस एरा, या ये जरूर कह सकते हैं कि दो रहेंगे, ओके, ज्यादा नहीं रहेंगे। तो इसीलिए दो में ही डिवाइडेशन और फाइट चलती रहेगी। ओके। जब तक कि कोई एक और तीसरा उस लेवल पे ना पहुंचे कि वो भी अपना एक ग्रुप बनाने की कोशिश करे। क्या बात है। भारत को कैसे देखते हो आप? भारत के लिए आने वाला समय कैसा रहेगा? देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी जानना है दैट अभी वो मंगल की महादशा, राइट, इंडियन इंडिपेंडेंस कुंडली को यदि हम मान ले राइट, कि वही कुंडली है, तो 2025 सितंबर के बाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, मंगल की महादशा स्टार्ट होगी। और बहुत सारे लोग इसमें हमें डरा भी रहे कि प्रधानमंत्री को ये हो सकता है, भारत देश को ये हो सकता है। आपका क्या पॉइंट है उसके बारे में? मैंने दो चीज़ें ऑब्जर्व करी है अपने रिसर्च में, ये कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता और थोड़े कड़वे वाक्य हैं। आई ऑलवेज फील कि इस ज़मीन को हमेशा बांटा गया है और ये विधि विधान है पूरा। हम देख रहे हैं कि हम हर तरफ से बटे हैं, हम तरफ से कटे हैं और एक छोटा सा ऐसा भारत बचा है। अदरवाइज अखंड भारत की अब जब हम बात करते हैं तो अखंड भारत में वो अखंड भारत जो पहले था वो आज वापस बन पाना इस एरा में मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर अखंड भारत के लिए हम उतने प्रिपेयर नहीं हैं अभी भी। और ये मुझे तब और ज़्यादा यकीन हो गया जब कल मोदी जी ने अनाउंस किया था, एक उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, एंड उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से आधे घंटे पहले अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्टेटमेंट दे दिया कि हमने सीज फायर करवाया। एंड दैट मेक कि हम अभी भी अमेरिका के नीचे हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि वी आर इक्वल टू अमेरिका, वी आर फ्रेंड ऑफ अमेरिका, या अमेरिका हमारा दोस्त है, बट अमेरिका ने ये दिखा दिया कि आप अभी भी नीचे हो, हाँ हम अभी भी ऊपर हैं। अदरवाइज हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका था पीओके को वापस लेने का, अपनी जमीन का टुकड़ा वापस लेने का। अनफॉर्चुनेटली प्लैनेट ने सपोर्ट नहीं किया, इस वजह से शायद वो इक्वेशंस अभी भी हो नहीं पाई। सो लॉन्ग टर्म पे जब भारत को देखा जाए तो भारत कहीं ना कहीं हमेशा अपने आप को सिक्योर लेकर के चलने में विश्वास ज्यादा रखेगा। इस जमीन का खासियत यही है, ये जमीन सबको एक्सेप्ट भी करती है और सबको पनाह भी देती है कहते हैं, और सबको निराश भी नहीं करती। आप आकर के अपनी जगह तो बना लोगे, बट आप उस जगह को ऊपर ले जाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाओगे, क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए जमीन में अग्रेसिवनेस होनी चाहिए। भारत में पीस है, प्रॉब्लम ये है। तो जब तक हमारे ऊपर आंच ना आ जाए हम उठ करके लड़ाई नहीं लड़ सकते। हमारे अंदर वो आप कह सकते हैं कि ब्लड में नहीं है कहीं ना कहीं कि हमें नंबर 1 बनना है। तो कहीं ना कहीं भारत की कुंडली को जब मैं एनालिसिस करता हूँ, ये वाली भी और पिछली वाली भी, तो उसमें यही देखा गया है कि हम ये जरूर देख रहे हैं कि मंगल आ रहा है, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मंगल तो सिर्फ 7 साल के लिए आ रहा है, उसके बाद राहु आ रहा है। तो मेन राहु का काल है, क्योंकि राहु 19 साल के लिए आ रहा है। तो हमारा सारा फोकस रादर देन मंगल, वी शुड वर्क फॉर द राहु नाउ। नहीं, अभी शॉर्ट टर्म, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस वैसे तो मैं बहुत सोशल मीडिया बहुत कम कंज्यूम करता हूँ। मेरी टीम कंज्यूम करके मुझे बता देती है कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं बहुत कम करता हूँ, लेकिन फिर भी जब आपने किसी को देख लिया तो फिर सजेशन में बहुत सारे वीडियोस भी आते हैं, राइट? जी। तो किसी मंडेन का आपका वीडियो देख लिया हमने, तो आपके बाद बहुत सारे सजेशन में वीडियोस आएंगे ही। जी। तो बहुत सारे वीडियोस हमने वैसे भी देखे, थंबनेल देख के, दैट कि अब भारत के लिए बहुत खराब समय आ रहा है, मोदी जी के लिए बहुत खराब समय आ रहा है। आपका क्या मानना है? मंगल की महादशा देखिए भारत को डेफिनेटली संघर्ष के साथ लेकर के जाएगी। जब हम एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी के स्ट्रक्चर को देखते हैं वृषभ लग्न की कुंडली के साथ, तो मंगल डेफिनेटली वो मारक का काम करता है। और मंगल मारक के साथ संघर्ष का काम भी करता है। भारत की कुंडली में 12th हाउस और 7th हाउस मंगल का घर बनता है यहाँ पे, एंड मंगल 7th हाउस फिर भी थोड़ा सा एडजस्ट कर देगा। 12th हाउस में उसको सपोर्ट चाहिएगा ही चाहिएगा दूसरे देशों का, और अनफॉर्चुनेटली भारत सीमा पड़ोसी से ही इतना गिरा हुआ है कि वो बाहर से सपोर्ट की उम्मीद नहीं कर पाए। और दूसरा अगर सपोर्ट करेगा तो वो लालच के साथ करेगा, बिना लालच के सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो किस पर विश्वास करना है और किस पर विश्वास नहीं करना है, यही भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। और इस चैलेंज को भारत ने अगर पार कर लिया तो भारत डेफिनेटली एक लेवल ऊपर करेगा।
आई बिलीव भारत को रादर देन युद्ध में न जाकर के टेक्नोलॉजी पर जाना चाहिए, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी का एक स्वर्णिम युग रहेगा भारत के लिए। ओके, चाइना ने कहीं ना कहीं इसी तरह के समय का फायदा उठाया, और चाइना इसीलिए टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस बना क्योंकि उसने सही समय पर सही चीज पर निशाना लगाया। ओके, सो वी शुड वर्क ऑन मोर ऑन टेक्नोलॉजी नाउ, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा हम एडवांस करेंगे हमारा सिक्योरिज्म उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, हम उतने ज्यादा सिक्योर होते जाएंगे। ओके, तो क्योंकि आज भी हम डिपेंड है टेक्नोलॉजी के लिए, हम आज भी दूसरों से ही ले रहे हैं, हम बना नहीं रहे, हम बिल्ड नहीं कर रहे। इवन वेपन्स ऑल्सो, fighters, planes also, we are taking from others only. True. We have money, we have resources, we have knowledge also. So this is the time to use that knowledge in our country. Okay. हमें अपने रोबोट्स बनाने चाहिए rather than हम बाहर से रोबोट्स लेके आए। सही बात है। तो ये उस तरह का एक फायदेमंद भारत के लिए पॉजिटिव समय रहेगा। क्योंकि क्यों सिर्फ 7 सालों की बात कर रहा हूँ कि बीच में तो हम मिलते ही रहेंगे। जी दोबारा हम राहु के बारे में भी बात करेंगे। जी। लेकिन अभी जो इमीडिएट आने वाला है, राइट, जैसे अभी चंद्रमा खत्म होगा, बिल्कुल, और मंगल स्टार्ट होगा, राइट, संधि काल भी होगा, राइट, और क्योंकि मंगल मारक है तो रूलिंग पार्टी के लिए या फिर जो अभी रूल कर रहे हैं उन सब के लिए थोड़ा बहुत मारक रहेगा। ऐसा कहकर बहुत सारे वीडियोस हमने वैसे भी देखे थंबनेल में, दैट ये बहुत ही अति विनाशकारी समय आने वाला है भारत के लिए। जी, आपका उसके बारे में क्या मानना है? सितंबर अक्टूबर 2025 डेफिनेटली एक चैलेंजिंग टाइम है यहाँ पर भारत के लिए, क्योंकि इस समय पर मंगल का राहु के संपर्क में जो एक युति संबंध बनेगा, आदृष्टि संबंध बनेगा, और मंगल और शनि जितने जितने नजदीक आते जाएंगे वो एक डिस्ट्रक्शन को यहाँ पर दिखाएंगे। सितंबर अक्टूबर के बाद अगर देखा जाए थोड़ा सा आगे, तो 26 और 26 का सेकेंड हाफ एंड 27 एक इम्पॉर्टेंट पीरियड रहेगा, जो कि भारत के लिए थोड़ा सा पड़ोसी देशों से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। भारत 3 तरह से गिरेगा यहाँ पर, या 3 तरह से भारत कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ सकता है, और यही एक समय भी रहेगा जहाँ पर विपक्ष और पक्ष के बीच में भी बहुत बड़ा तनाव उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, और यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट अगर नहीं होती तो बहुत बड़े चैलेंजेस आएंगे। मोदी जी का कार्यकाल आई स्टिल बिलीव कि वो पूरा करेंगे। मैं बहुत सारे सुना कि वो बीच में छोड़ देंगे या वो बीच में संन्यास ले लें, इस तरह की चीज़। मोदी जी तभी संन्यास लेंगे जब उन्हें ये लग जाएगा कि अब मैं आगे खुद से कुछ नहीं कर पा रहा, तो उस समय वो संन्यास ले लेंगे। क्योंकि जितना मैंने उनकी कुंडली को स्ट्रक्चर किया है, जितना मैंने उनका ऑरा स्टडी किया है, आई बिलीव कि जब तक उनके अंदर वो पावर रहेगी कि मैं अभी भी कोई रास्ता निकाल सकता हूँ, ही विल फाइट और ही विल सेव द कंट्री। बट वो एक मोमेंट अगर आ गया, जैसे आई जस्ट सेड कि लास्ट मोमेंट कुछ ऐसा ही था जहाँ पे मोदी जी ने ना चाहते भी वो काम किया कि मैं अमेरिका को सुनना पड़ा। अदरवाइज अगर वो थोड़ा सा नहीं सुनते और एक कदम आगे बढ़ा देते तो अमेरिका के साथ हमारी इक्वेशन थोड़ी अलग हो जाती। तो खैर उनका डेफिनेटली एक कूटनीतिक रणनीति रही होगी यहाँ पर, जो उन्होंने इसके ऊपर डिस्कशन किया होगा। बट यस, 27 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर रहेगा पूरे वर्ल्ड के लिए, भारत के लिए भी, क्योंकि जैसे मैंने कहा 28 से 32 का जो एक काल रहेगा वो शनि का काल है, और 28 से 32 के काल से पहले जो बैलेंस हो गया और जो व्यवस्थित हो गया वो बच जाएगा, और नहीं तो डिस्ट्रक्शन एंड चेंजेस वहां पर डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। और ये डिस्ट्रक्शन छोटे छोटे होंगे, जैसे आज यूक्रेन एक डिस्ट्रक्शन में है, यूक्रेन में जो हुआ उसको रिकवर करने में लंबा समय लग जाएगा। उसी तरह से जापान में जब परमाणु बम गिरे थे तो पूरा वर्ल्ड में परमाणु बम नहीं गिरा था, सिर्फ जापान में गिरा था। उसी तरह से इस समय में भी कुछ ऐसा हो सकता है जो किसी एक कंट्री को इतना अफेक्ट कर दे और पूरा वर्ल्ड उससे लेसन ले ले। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, वो एक लेसन सिखाना ही था उस जमाने में, जो भी हुआ जापान के ऊपर वो लेसन सिखाना ही था। एंड आई बिलीव कि ये लेसन चाइना सिखाए, रियली, अमेरिका नहीं। ओके, क्योंकि चाइना वहां से अपनी शुरुआत दे देगा। इंटरेस्टिंग। 3 घंटे बाद अभी जो सीज फायर तोड़ा गया, आप उसमें चाइना की कुंडली देखिएगा। इट इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि अमेरिका को जवाब देने के लिए चाइना ने सीज फायर करवाया। इट इज नॉट कि पाकिस्तान ने किया। इंटरेस्टिंग। और ये कुंडली साफ आपको बताएगी। इंटरेस्टिंग। और ये बिल्कुल एक ईगो क्लैश था बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, दैट व्हाई यू आर इंटरफियरिंग इन आवर बॉर्डर्स। ओके, इंटरेस्टिंग। दैट इज, तो चाइना को कैसे देखते हो आप? आपने यूएसए के बारे में बता दिया। आई बिलीव चाइना इज द नेक्स्ट सुपर पावर, 100%, विदाउट एनी डाउट। क्योंकि चाइना एक 72 ईयर का रूल करेगा इन ऑन द वर्ल्ड कंप्लीटली। इंटरेस्टिंग। तो चाइना डेफिनेटली एक बहुत बड़े लेवल पे ऊपर जा रहा है, और उसको पकड़ पाना और उसको रोक पाना दोनों ही अभी हर एक कंट्री के लिए मुश्किल है।
वाह। और अमेरिका इस बात को पूरी तरह से समझ चुका है। एंड इसीलिए टैरिफ वॉर, इकोनॉमिकल वॉर, वेपन वॉर, पाकिस्तान और भारत के बीच की कॉन्फ्लिक्ट्स, हर तरह से अमेरिका बीच में इसीलिए आ रहा है कि वो नहीं चाहता कि चाइना यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाए। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो सो व्हाट यू मीन टू से दैट आने वाले समय में हम यूएसए का डिक्लिनेशन देखेंगे, 100% आते हुए चाइना को ऊपर आते हुए चाइना को। देखेंगे। यूएस विल लर्न लेसन फ्रॉम द पास्ट। तो अमेरिका पिछली गलतियों से सीखेगा और अमेरिका अपनी पुरानी शैली को वापस अपनाएगा। दैट इज कमिंग इन फ्यूचर। अच्छा, मतलब किस तरह की? ओके, इसको आप इस तरह से समझिए, लाइक ईस्टर्न पार्ट या इंडिया का आप ले लें तो इंडिया क्या कर रहा है, वेस्टर्न कल्चर को अडेप्ट कर रहा है और अमेरिका वेस्टर्न कल्चर छोड़ता जाएगा। ओके। तो शैली चेंज हो जाएगी जीने की। वी विल बी मोर इनटू द सोशलिज्म। वेस्टर्न कल्चर के साथ हम पूरे डूब चुके होंगे और अमेरिका एक नए अध्यात्म को वहां से जन्म देगा। इंटरेस्टिंग। तो ये एक पूरा एरा चेंज और हायरार्की चेंज होगी। सो जब आप गिरोगे तब आप लाइक इन ह्यूमन नेचर अगर हम देखें कि एक इंसान बहुत ज़्यादा जब वासना में लिप्त हो जाता है और जब उसको रिग्रेट होता है तो रिग्रेट होता है तब वो मंदिर जाता है। True. और मंदिर जाकर के वो प्रार्थना करता है, बैठता है एंड देन वो वापस से अपने जीवन की नई शुरुआत करता है। सो अमेरिका के लिए वो एक काल शुरू होगा जो कि वो रिग्रेशन का काल आएगा कि अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा ब्रेक लगाना होगा, क्योंकि आप हमेशा राज नहीं कर सकते, आप हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते। समझ गया। तो वो हाउ यू टेक ये गोल्ड प्राइस और मेटल प्राइस को कहाँ पर देखते हो आप? क्योंकि मंडेन एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट ये भी आता है कि मेटल किस तरह से अप डाउन करेगी वगैरह भी आता है। हमें जब लोग पूछते हैं तो हम जो हमारे संवत्सर की कुंडली होती है उसका हम अभ्यास करते हैं, ट्रांजिट को भी देखते हैं, लेकिन ट्रांजिट को बहुत कम देखते हैं राइट गोल्ड वगैरह प्राइस के लिए। सो आपका क्या टेक है? गोल्ड प्राइस यहाँ से अभी जहाँ पर है ऑल टाइम हाई, वहाँ से कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी या स्टेबल रहेगी? नहीं, गोल्ड ऊपर जाएगा। गोल्ड विल टच 1,08,000 8,000 टच करेगा गोल्ड एक बार। और एक लेवल ऐसा भी आएगा जहाँ पर सिल्वर विल टच 1,18,000 और 20,000। ओके। तो सिल्वर वहाँ जाकर के थोड़ा सा स्टेबल होकर के फिर थोड़ा सा नीचे आएगा। इस तरह की इक्वेशंस हैं। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। एंड गोल्ड भी 1,08,000 जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएगा एंड एक लेवल ऐसा आएगा कि गोल्ड पर भी एक सवाल खड़ा हो जाएगा। आर्टिफिशियल गोल्ड आने के जब चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे। आज ही न्यूज़पेपर में था ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे डायमंड आर्टिफिशियल जैसे आया, डायमंड बिल्कुल डाउन चला गया। सो गोल्ड का एरा वहाँ आएगा जब जुपिटर अपने आप को अनस्टेबल करेगा इन द नेक्स्ट अतिचारी गति 34 से लेकर 48 के बीच में जो अतिचारी गति रहेगी, दैट टाइम गोल्ड के स्ट्रक्चर्स बदलना शुरू हो जाएंगे। ओके, इंटरेस्टिंग। तब तक गोल्ड सेफ है, राइट, क्योंकि उसके बाद हमें गोल्ड के ऑप्शंस पे जाना ही पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि वहां पे एज आई सेड आज हर एक कंट्री डिपेंड है गोल्ड पर और हर एक कंट्री का इकोनॉमिकल ग्राफ गोल्ड के बेस पर बन रहा है। वहां पे वो ग्राफ चेंज हो जाएगा, वहां पे गोल्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी और गोल्ड की बजाय किसी और चीज़ पर कंट्रीज डिपेंड होना शुरू कर देगी। सी मंडेन एस्ट्रोलॉजी की एक मजा ये भी है दैट हम वो चीज़ें दे सकते हैं जो एक आम एस्ट्रोलॉजर नहीं देख सकता। राइट। सो इसीलिए प्रश्न पूछने का तात्पर्य ये है दैट आप एआई को कहाँ पर देखते हो आने वाले 20-25 साल? आगे आने वाला समय टेक्नोलॉजी का ही समय है एंड दैट्स व्हाई वी आर सो फार और बैक फ्रॉम द एआई। हम अगर एआई पे जितना जल्दी काम नहीं करेंगे हमारा लाइफ उतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। एंड इसीलिए जो भारत में मंगल का जो एक युग आ रहा है, ये 7 साल हमें एआई पे, हमें टेक्नोलॉजी पे, हमें एडवांसमेंट पे जाना चाहिए। सो हम दुनिया के सामने कम्पीट कर पाएंगे। इंटरेस्टिंग। अदरवाइज हम और पीछे रह जाएंगे। हमने जब पढ़ा था मंडेन एस्ट्रोलॉजी को और इस तरह के जब कंडीशंस को हम देखते थे तो राहु की महादशा इट इज़ गोइंग टू बी द गोल्डन पीरियड फॉर इंडिया, क्योंकि वो लग्न में है। तो जब भी लग्न में कोई चीज़ आती है तो वो उसको एनहांस कर देती है। सो क्योंकि वो शुक्र की राशि में रहेगा राहु, और राहु और शुक्र मित्र है, तो ये जो राहु की महादशा रहेगी वो भारत के लिए एक तरह से सुवर्ण काल रहेगा। ऐसा बहुत सारे विद्वानों ने भी कहा है और हमने जो पढ़ा था थोड़ा बहुत हमारी लिमिटेड रिसर्च में वो सही भी लग रहा है अभी राइट नाउ। लेकिन वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है
वो लोगों का मानना है कि बहुत ही खराब रहने वाला है। जी। और ये मंगल क्योंकि मारक भी है, तो डेफिनेटली बहुत सारी चुनौतियाँ नॉट ओनली ऑन द पॉलिटिकल पार्ट, बट मंगल का एक दूसरा भाग इसको कहा जाता है जमीन, लैंड। लैंड, यस। सो लैंड के रिलेटेड भी कोई बहुत बड़ी अप्रिय घटना होती हुई दिख रही है। जैसे एक ज़माने में जो अर्थक्वेक्स हुए थे, उस तरह की इवेंट्स भी होने की संभावना है। राइट। सो अर्थक्वेक को या फ्लड को जब भी देखना हो या नेचुरल कैलेमिटीज़ को देखना हो, तो आप बेसिकली ग्रहण को देखते हो या फिर उस ट्रांजिट के दौरान जो स्पेसिफिक ट्रांजिट हो रही है ग्रहों की या जो एस्पेक्ट्स हो रहे हैं उनका भी आप अभ्यास करते हो? नहीं, डेफिनेट ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रहण तो एक है ही है, बट ग्रहण के बाद और माइन्यूट कैलकुलेशन पे जब हमें जाना है तो बिना ट्रांजिट के जाना मुश्किल होगा, क्योंकि ग्रहण ने आपको ये बता दिया कि आने वाले 45 डेज में समथिंग इज गोइंग टू हैपन। और ग्रहण की कुंडली से हमें ग्रहों के एस्पेक्ट से दिशाओं का ज्ञान हो गया कि हमें ये पता चल गया कि ये दिशाएं यहाँ पे थोड़ी सी खराब है। बट उस ग्रहण के बाद भी अगर नियरेस्ट ग्रहण में मर्क्यूरी का ट्रांजिट हो रहा है, सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है, या फिर शनि चंद्रमा या किसी भी प्लैनेट का ट्रांजिट हो रहा है, वो ट्रांजिट कौन सी दिशा को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है और किस तरह से उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। मैं इसमें दो चीज़ें हमेशा देखता हूँ कि इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट कि ग्रहण आने वाला है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन हो जाती है कि वो ग्रहण आकर के नुकसान कितना देने वाला है, क्योंकि नुकसान को कैलकुलेट करना इज़ अ टफेस्ट टास्क इन एस्ट्रोलॉजी। 5 मैग्नीट्यूड का 6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ गया, बट उस भूकंप के आने के बाद क्या ज़मीन गिरी, क्या ज़मीन में दरार आई, क्या 50 लोग मरे या नहीं मरे? अगर नहीं मरे तो उस भूकंप की वैल्यू नहीं है। 4 रिएक्टर का भी भूकंप आ गया और 100 लोगों की जान चली गई, इट मीन्स दैट भूकंप इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ गया। सी नाउअडेज अभी ये चर्चा को थोड़ी साइड लाइन करते हैं मंडेन को, और एक प्रश्न मेरा इसके बारे में पूछना ज़रूरी है। यदि ये ना पूछे तो एक तरह का हमारा संवाद थोड़ा अधूरा रहेगा, और वो ये है नाउअडेज ये जो तरह तरह के ज्योतिषी आ जाते हैं जी, इंस्टाग्राम में या फिर अलग अलग तरह के भेष बना के। तो मैं एक इंटरेस्टिंग सूत्र पढ़ रहा था अभी, और बृहद संहिता में वराहमिहिर जी ने एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर में क्या क्या गुण होने चाहिए उसका लिस्ट दिया हुआ है। उसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट आती है और वो है विनीत वेशः, अर्थात वैसा व्यक्ति दिखने में सौम्य होना चाहिए, वेल ड्रेस होना चाहिए। जी, आपका इसके बारे में क्या मानना है? एक क्योंकि आप मंडेन एस्ट्रोलॉजी भी करते हो, आप वास्तु भी करते हो, आप इंडिविजुअल कुंडली भी देखते हो जी, अपनी वेशभूषा के ऊपर आप कितना ध्यान देते हो? हमारा तो ये ड्रेस कोड है, हम तो वाइट ही पहनते हैं और कुछ पहनते ही नहीं है। जी, जी। आप कितना ध्यान देते हो? नहीं, बिल्कुल। वेशभूषा या वेशभूषा के साथ ही आवरण आप क्या लेके चल रहे हो, क्योंकि 2 चीज़ें होती है। एक, मैंने कई सारे लोगों को देखा है जो माला लटका करके, तिलक लगा करके और अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि हम वाकई में पंडित हैं। आई ऑलवेज बिलीव कि आपको अपने आप को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ज्ञान को दिखा दो। आप बोलोगे, सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप क्या हो और क्या नहीं हो। रादर देन आप अपने आवरण से आप बताओ। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक गीदड़ ने शेर की खाल पहन ली और एक शेर सिर्फ सौम्य बैठा हुआ है, बट सामने वाले को पता चल जाएगा कि यही शेर है। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। ट्रू। और खुद की क्योंकि मेरा पक्का मानना है कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को किसी न किसी तरह की उपासना करनी चाहिए। जी, विदाउट उपासना शास्त्र आपसे बात नहीं कर सकते। और दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। जी, आप खुद कुछ उपासना करते हो, या यदि किसी को आपको बताना हो कि एक अच्छे मंडेन एस्ट्रोलॉजर को क्या क्या उपासना करनी चाहिए, तो आप क्या रिकमेंड करोगे? देखिए, सबसे पहले सूर्य की आराधना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्य हैं और प्रकृति को चलाने वाले सूर्य हैं। और एक नियम आपको बना लेना चाहिए कि सुबह उठते ही सबसे पहला काम सूर्य दर्शन कर लो। क्योंकि सूर्य दर्शन और वो सुबह की ऊर्जा, अगर आपने, आई ऑलवेज बिलीव कि जब सूर्य ऑरेंज से येलो होता है, उस समय की ऊर्जा अगर आपने ले ली तो आपने सबसे अच्छा काम अपने आध्यात्म में ये कर लिया। आध्यात्म के लिए आपको घंटों बैठने की जरूरत नहीं है, अगर आपने एक छोटा सा नियम बना लिया, क्योंकि नियम सबसे ज्यादा प्रधान है। और उसके बाद आप देवगुरु बृहस्पति को जरूर एक बार नमन करो, क्योंकि गुरु है तो ज्ञान है, ज्ञान बिना गुरु नहीं है। तो आप जिन्हें भी अपना गुरु मानते हैं, और अगर आप किसी भी अपना गुरु नहीं मानते, तो प्रकृति को अपना गुरु मानना सबसे जरूरी है। क्योंकि सूर्य को साथ लेकर के और प्रकृति को गुरु मान करके आप एक छोटा सा मेडिटेशन सुबह सुबह करना शुरू करें, और उसके बाद ग्रहों के साथ अपना समय बिताएं। सबसे अच्छी साधना ये है। फैंटास्टिक।
कुछ मिसकंसेप्शंस आपने देखे एस्ट्रोलॉजी में जो बहुत कॉमन होते हैं, जिसके बारे में आप बात करना चाहोगे अभी या डिस्कस करना चाहोगे? मिसकंसेप्शंस काफ़ी सारे हैं। अच्छा। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे मिलते हैं ऐसे जो कह देते हैं कि कुंडली देख करके कि आप देख रहे हैं शनि मेरा कितना खराब बैठा हुआ है। एंड मैं पूछता हूँ शनि आपका खराब है, आपके जीवन में खराब क्या हुआ ये बताइए। अब 5 पॉइंट मुझे लिख करके दे दीजिए जिसने शनि ने ये खराब किया। नहीं मिल पाते उनको 5 पॉइंट। क्या बात है। तो सुनी सुनाई चीजें, आधी अधूरी चीजें और अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो आपने सिर्फ ये सुन लिया कि शनि खराब होता है, राहु खराब होता है। आई बिलीव एवरी प्लैनेट हैज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। परफेक्ट। आप ये नहीं कह सकते कि सूर्य अच्छा ही करेगा या शुक्र अच्छा ही करेगा। शुक्र के पास भी अपनी नेगेटिविटी है, गुरु के पास भी अपनी नेगेटिविटी है, और शनि के पास भी कई सारी अच्छी चीजें हैं जो वो आपको दे सकता है। नहीं, प्लैनेट इन इटसेल्फ कभी अच्छा या बुरा हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली, क्योंकि वो प्लैनेट है। प्लैनेट को संस्कृत में कहा गया ग्रह। अब ग्रह को देवता कहा गया, तो जिसको आप देवता कहते हो वो कभी भी अच्छा या बुरा नहीं हो सकता, वो है। अब उसका आपके साथ रिलेशनशिप किस तरह का है, उसके आधार पर वह ग्रह आपको शुभ परिणाम या अशुभ परिणाम देगा। राइट। सो यही चीज, तो सबसे पहले ये मिथ लोगों के दिमाग में बैठ जाती है कि भाई मेरा शनि खराब है, मेरा राहु खराब है, मेरा गुरु खराब है। और कई बार उनको मैंने बताया है कि आपका ये खराब होने के बावजूद भी लाइफ में इस जगह पर आपको बहुत बड़े लेवल पे बचा रहा है। तो वहां पे आपको ये समझना चाहिए कि दैट इज योर फ्रेंड नॉट एनिमी। तो वो एक सबसे बड़ा लोगों के दिमाग में चलता है कि ये नेगेटिव चीज है। ग्रहण को लेकर के काफी मिसकंसेप्शंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि ग्रहण पे चर्चा और ग्रहण पे कैलकुलेशंस करने वाले बहुत कम होते हैं। तो जब भी कोई ग्रहण आता है और उसमें सूर्य राहु हमेशा साथ में बैठते हैं ग्रहण के समय में, एंड लोगों के दिमाग में आ जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ देश और दुनिया में बड़े बदलाव होने वाले हैं, जबकि हर ग्रहण डिजास्टर लेकर के नहीं आता। नहीं, बहुत सारे गिनती पे। मैं तो एक बात बताओ यहाँ पर, मैं थोड़ी ऐड करना चाहूँगा। वो ये है दैट सूर्य ग्रहण कभी भी अकेला हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। जब भी सूर्य ग्रहण होगा उससे 15 दिन पहले इधर चंद्र ग्रहण होगा या 15 दिन के बाद होगा चंद्र ग्रहण। तो एक बड़ी मिसकंसेप्शन जो लोगों में चलती है वो ये चलती है कि अभी 15 दिनों के अंदर अंदर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो गया। लेकिन ये इट्स ए यूनिवर्सल लॉ। राइट। क्योंकि सूर्य ग्रहण के 15 दिन पहले या सूर्य ग्रहण के 15 दिन के बाद चंद्र ग्रहण तो आना ही होगा। राइट। वो ट्रांजिट करके आएगा ही आएगा। राइट। तो उसमें कोई डरने की बात ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे एक काफी लोग कहते हैं 30 साल बाद शनि आ रहा है इस राशि में। सो मैं एक रिसर्च कर रहा था, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि शनि और राहु अभी साथ में मिले हैं। ये बड़ा डिजास्टर लेकर के आ जाती है अगर ये 8 महीने साथ में बैठ जाते हैं। ये बहुत कम समय के लिए साथ में बैठे हैं, और ये कम समय के लिए साथ में बैठे हैं, प्लस राहु ट्रांजिट करके शनि के ही घर में जा रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर डिजास्टर की संभावनाएं और कम हो गई। और यही लोगों ने डर बना दिया कि शनि राहु साथ में बैठ रहे हैं तो कुछ बड़ा होगा, कुछ खराब होगा। अरे बड़ा खराब नहीं, युग चेंज हो जाएगा। हाँ, ये एक बहुत अच्छा आपने याद दिला दिया। कलयुग और सतयुग की बात हमेशा मेरे पास आती है, एंड आई ऑलवेज से कि इट्स अ कलयुग है, कलयुग था और कलयुग ही रहेगा अभी कई सालों तक। कलयुग के प्रथम चरण में है। प्रथम चरण में, एग्जैक्टली। यस। तो इसीलिए वो चीज है कि आपका कलयुग समाप्त नहीं होने वाला है, सतयुग आने वाला नहीं है। जहाँ पे हम एक ऐसे एरा में जा रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी हम पे हावी होने वाली है, वो सतयुग नहीं हो सकता। सही बात है। नहीं, आज भी जब भी हम पूजा करते हैं तो जब भी आपके वहां पर कोई पुरोहित आएगा और आपको संकल्प जब करवाएगा तो कलौ प्रथम चरण है। राइट। वो आता ही है। कलयुग का ये प्रथम चरण है। सही। अभी तो 3 और चरण बाकी है। अभी तो और ज्यादा चीजें इंटेंस होगी। वेरी अमेजिंग। बहुत सारी नई चीजों के बारे में मुझे भी पता चला। ये भी जानने को मिला दैट किस तरह से आप मंडेन को देख सकते हो अलग अलग तरीके से। अब मंडेन में यदि कोई चीज़ आपने देख ली जो कि काफ़ी नेगेटिव है और आप चाहते हो कि ये न हो या उसको किसी तरह से टाला जाए या थोड़ा मॉडिफाई किया जाए, तो क्या ये पॉसिबल है या फिर स्वीकार ही पॉसिबल है? पूरी तरह से तो नहीं टाल सकते। आई ऑलवेज से कि आप सिर्फ और सिर्फ इंटेंस को कम और ज़्यादा कर सकते हो, बट इंटेंस को चेंज नहीं कर सकते। तो क्योंकि एज आई सेड कि मैं बिना लॉजिक के नहीं चलता। अगर ग्रहों ने बोल दिया कि ये होना है तो आप किसी भी शक्ति को वहां पे लाकर के उसको चेंज नहीं कर सकते। रावण ने कोशिश करी थी, वो भी नहीं कर पाया। तो प्लैनेट अगर बैठा है तो वो काम करने के लिए बैठा है और वो हटने से पहले अपना काम करेगा ही करेगा। इट मीन्स उसको चेंज नहीं किया जा सकता। उस समय पर सही ग्रह को बीच में ला करके आप सिर्फ और सिर्फ इंटेंस को कम और ज्यादा कर सकते हो, समय को निकाल करके।
अगर आपने धैर्य रखा और उस डिजास्टर के साथ कुछ समय बिता दिया तो एक अच्छा समय आएगा ही आएगा, क्योंकि प्लैनेट ट्रांजिट करेगा ही करेगा। प्लैनेट कुछ दिनों में नक्षत्र बदलेगा, कुछ दिनों में चंद्रमा आपके पास आएगा, सूर्य कुछ दिनों में नक्षत्र बदलेगा, रास्ता मिलेगा। ऐसा नहीं कि रास्ता नहीं मिलेगा। और जब रास्ता मिल रहा है, एक पॉजिटिव विंडो मिल रही है, उसी समय पे अपने आप को एग्जीक्यूट कर दो। सही बात है। दैट इज द ओनली थिंग जहाँ पे आप बच सकते हो। सो ये स्टोन, मंत्र जाप या फिर यंत्र, उन सबको कहाँ पर रखते हो? यही इंटेंसिफाई चीज़ों को करने के लिए कि हम इंटेंस खराब चीज़ को कैसे कम कर सकते हैं, और अच्छी चीज़ को कैसे थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। चेंज पे नहीं आएगा। सो मार्जिन में हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, पूरी तरह से उसको चेंज पूरी तरह से नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगर यहाँ पे दूं कि सपोज करिए आपको बोला गया है कि आप जैसे ही अपने घर के गेट से बाहर निकलेंगे, सामने एक खड्डा है और आपको उसमें गिरना निश्चित है। आप गिरने से अपने आप को नहीं रोक पाओगे। आप पहले दिन जाओगे, आप गिरोगे, आपको चोट लगेगा, बताने के बावजूद भी आप गिरोगे, बट आपको चोट लगेगा। सेकेंड डे आप क्या करोगे? आप पैड लगाओगे, आप कुछ ऐसी चीज साथ में कैरी करोगे कि गिरते समय मैं नीचे रख लूं और मैं गिरूं बट मुझे चोट ना लगे। गिरने को चेंज नहीं किया जा सकता, बट चोट को कम किया जा सकता है। क्या बात है, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सो जो सारी रेमेडीज है वो वहां पर आती है। वो वहां पर आती है। वो आप जो घर से हथियार लेकर के निकले अपने साथ में, जो अपने बचाव के लिए, वही आपकी रेमेडीज है। तो बस ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें आने वाले समय में करते रहेंगे। आई नो आपका स्केड्यूल थोड़ा व्यस्त है, लेकिन फिर भी आपने टाइम निकाला और वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ों के ऊपर बातें की, जिसके ऊपर बातें मैंने भी खुद कम देखी है ऑन ए वेरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। मंडेन के ऐसे ही आयाम, वास्तु के नए आयाम और ज्योतिष के ऐसे ही पहलू के बारे में नेक्स्ट टाइम जब वो मिलते रहेंगे तब बात करते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन एंड कमिंग हियर। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सो मच। शुभम भवतु। प्रणाम।